कल मैं बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, है ना। फिजिकल मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो हमको बाहर से दिखता है ना, भौतिक गुण और के, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो मिलेबल होते हैं। मिलेबल मतलब उसको पीटा जाए, है ना, डंडा से नहीं, हैमर से पीटा जाए, है ना, तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, टूटेगा नहीं। जैसे शीशा पे अगर हथौड़ा से मारोगे तो क्या हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन मेटल पे जैसे हथौड़ा से मारोगे, हैमर से मारोगे तो नहीं टूटेगा, है ना। वो पतला होते 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 एकदम ऐसा फैल जाएगा और थिन शीट में चेंज हो जाएगा। तो इस गुण को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। इस गुण को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। मैं कल लिखा दिया हूँ, मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच एनी सब्सटेंस गेट्स हैमर्ड एंड चेंजेस इनटू वेरी थिन शीट। वही पतला शीट होते हैं, शीट में एक चादर होता है ना। अब बहुत पतला शीट को हम फॉइल भी बोलते हैं बेटा। वेरी वेरी थिन शीट को फॉइल भी बोला जाता है ना। वेरी वेरी थिन शीट जब बहुत पतला शीट बन जाए, है ना, इज कॉल्ड फॉइल, इज कॉल्ड फॉइल। और कल क्या बताया था कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जिस सब में तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स में लस्टर होते हैं। लस्टर में एक विशेष चमक होता है। क्या होता है, विशेष चमक, है ना। कि जो नेचुरली स्टेट में जब किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया हो, कोई ऑक्साइड का लेयर नहीं चढ़ा हो, तो सब जो मेटल्स है एक प्रकार का उसमें चमक पैदा रहती है, चमकता है वो। और कुछ कुछ मेटल्स में ये चमक ज़्यादा होती है, इसलिए उसका उपयोग हम ऑर्नामेंट्स में करते हैं, आभूषण में करते हैं, ज्वेलरी में करते हैं, है ना। जैसे कान का ईयर रिंग्स बनवाते हैं, है ना, नोज में बनवाते हैं, और भी हाथ में कंगन बनवाते हैं, कहते हैं ना। तो जनरली ये ज्वेलरी बनाने के लिए सबका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ज्वेलरी बनाने में खाली चमकना जरूरी नहीं है, खाली चमकने से अगर ज्वेलरी बनता तो स्टेनलेस स्टील देखे हो जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, वो स्टेनलेस स्टील का थाली वो भी तो चमकता है ना। थोड़ी उसको स्टेनलेस स्टील को हम कान में लगा देते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो चमकने के लिए ऐसे चमकना तो जरूरी है ही है, लेकिन साथ साथ वो किसी से रिएक्ट ना करे, उसमें पानी डालने से कुछ ना हो, ऑक्सीजन के रिएक्शन करने से ना कुछ हो, कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से ना कुछ हो, अनरिएक्टिव नेचर होना चाहिए, तभी ज्वेलरी बना सकते हैं। ज्वेलरी होने के लिए, बनाने के लिए दोनों रीजन्स होते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक खास गुण है चमकना। तो मेटल्स में एक लस्टर होता है ना। तो कुछ कुछ में भी होते हैं, सबका एक्सेप्शन है। और बताया था मेटल्स आर जनरली हार्ड, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, है ना। तुमको पढ़े होगे कि मेटल्स एक सॉलिड है जनरली, मरकरी को छोड़कर सब मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पढ़े हो क्लास 9 में, मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत एकदम नज़दीक में, जगह बहुत कम होता है। तो जगह बहुत पार्टिकल्स का कम होता है, तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन इस पर एक्सेप्शन लिखा था, कौन, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम मेटल्स होते हुए सॉफ्ट मेटल्स है, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। इट कैन बी कट विद नाइफ, क्वेश्चन में भी आएगा, विच मेटल्स कैन बी कट विद ए नाइफ। तो सोडियम एंड पोटेशियम, Na एंड K। और कल और बताया था सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स है, जिसको बचाने के लिए हम लोग केरोसिन तेल के अंदर भी रखते हैं। कल कहाँ तक लिखाए थे, मेलेबल तक लिखा था। अगला लिखो, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल। देखो डक्टाइल है ना, DUCTILE, डक्टाइल। डक्टाइल में हिंदी में तन्ने कहते हैं। क्या कहते हैं, तन। डक्टाइल समझ लो। देखो तुम लोग देखो तार का वायर देखोगे, वायर देखो, तार में क्या होता है कि एक मेटल बहुत लंबा ऐसा, हाँ, बहुत पतला बहुत लंबा दूर तक एक चैनल के फॉर्म में जा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, वायर। तो मेटल का ही है ना। और कहीं ब्रेकडाउन भी टूटता होता नहीं है, कितना लंबा खींचा जा सकता है तार, समझ है ना। तो मेटल में ही क्षमता है, इसे हम तार को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब बहुत लंबा बिना टूटे हुए, तो ये जो मेटल से जो हम तार निकाल सकते हैं, इस गुण को इस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। लकड़ी का इतना लंबा तार निकाला जा सकता है, वो टूट जाएगा बीच से, है ना। कोयला का तार निकाला जा सकता है क्या, नहीं, बीच में ब्रेकडाउन हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, लोहा का तार ऐसा सब स्ट्रॉन्ग भी होता है। कॉपर का देखो, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो लिखो, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल।
है ना, that is देखो ऐसे I डॉट E को that is कहेंगे, that is metals are drawn into wires. Metals are drawn into wires. काम निकाल सकता है क्या पीडी लिखते हैं तो DUCPILITY या पीडी में इसको शामिल क्या करते हैं। देखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस by which it can be drawn into thin wires, by which it can be drawn into thin wires. It can be DRAWL. It can be drawn into thin wires. मुझे एग्जाम्पल लिखो, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, gold is the most ductile metal. 1 gram of gold can be drawn into 1 gram of gold can drawn into 1 gram of gold can be drawn into a wire of about 2 kilometers. Drawn into a wire of about 2 kilometers. अगला प्रॉपर्टी में metals are good conductor of heat. Metals are good conductor of heat. Metals are good conductor of heat and they have high melting points. उम्मीद है कि कंडक्टर के मतलब जानते हो, जिससे हीट आसानी से एक जगह दूसरा जगह ट्रांसफर हो जाए। कंडक्टर किसे कहते हैं? देखो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा और हीट का कंडक्टर होगा। जब हीट का कंडक्टर मतलब हीट कैन बी इजीली पास थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि किसी जगह आग जल रहा है, आग वहाँ पे जैसे कि एक लंबा सा एक लोहा का रॉड लाएं और लोहा का रॉड का 2 इंड होगा, एक इंड इधर एक इंड, तो ये इंड को हम आग में रखें और ये इंड आग से बाहर रखें, ठीक है। तो ये इंड आग में है तो अपने आप ये इंड गर्म हो जाएगा, तब बोलेंगे कंडक्टर, है ना। हीट को आसानी से दूसरा जगह लेके जाया जा सकता है, इसको क्या कहेंगे? कंडक्टर, ठीक है। तो देखिए करते हो खाना बनाने के समय में हम लोग जो कढ़ाई यदि आग पे रखते हैं उसके ऊपर सीख रहता है ना, सीख रहता है, डब्बू रहता है ना। तो कढ़ाई को जब गर्म किए, कढ़ाई गर्म होता है तो उसके अपने जो सीख है ना अपने आप गर्म हो जाता है, जो ड्यू टू कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। और जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट कैसे करते हैं? देखो जितने भी सॉलिड्स हैं उसको गर्म करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा तो लिक्विड में चेंज होता है ना। सबसे ज़्यादा आसानी एग्जाम्पल बर्फ, ये आइस को थोड़ा सा भी गर्म करोगे पानी में बदल जाएगा, क्योंकि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। वो अपने आप एटमोसफेयर में ला भी दोगे पानी बन जाएगा ना। तो इस तरह लोहा को भी गर्म करते जाओगे मिला जुला के 1526 से 1537 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वो क्या हो जाएगा? पानी में बदल जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, पानी में नहीं बदलेगा, सॉरी लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है ना, इस गुण को कहते हैं मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बताया लोहा लगभग 1526 से 1537 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड में चेंज होगा। इस पॉइंट पे लिख दो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट।
सिल्वर इज द लेड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और इलेक्ट्रिसिटी में भी जानना करता है सिल्वर ही बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल में सबसे कम कंडक्टर है लेड, है ना, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी में भी सिल्वर ही आएगा, बेस्ट कंडक्टर ऑफ आल्सो इलेक्ट्रिसिटी। और एक पॉइंट और लिख दो, मरकरी इज आल्सो द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी इज आल्सो द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगला पॉइंट में फिजिकल क्वांटिटी लिखो। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जल्दी लिखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर का मतलब समझिए क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा दे, हीट में हीट का फ्लो करवा दे एक जगह दूसरी जगह बिना कोई हीट में गेले। एक जगह हीट प्रोड्यूस हो गया तो अपने आप दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें लिखो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मरकरी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड मरकरी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो सबसे बेस्ट कंडक्टर है Ag, देख लो Ag सबसे बेस्ट कंडक्टर है Ag के बाद दूसरा नंबर पे कॉपर के बाद तीसरा नंबर पे एल्युमिनियम, है ना। उसके बाद कॉपर के बाद ऐसे एल्युमिनियम नहीं, सोना गोल्ड, है ना। उसके बाद एल्युमिनियम, ये W टंगस्टन है जी, है ना। W का लैटिन में वोल्फ्रेम होता है, क्या होता है? वोल्फ्रेम, टंगस्टन, है ना। तो W टंगस्टन है, समझ गए ना। और सबसे कम जो होता है Hg, मरकरी। इसका लैटिन में बताया था क्या होता है? हाइड्रोगायरम। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर इसमें भी सिल्वर ही होता है Ag। इसका लैटिन में अर्जेंटिनम होता है। कॉपर का क्यूप्रम होता है। Au का ऑरम होता है, ऐसे गोल्ड कहते हैं इसमें। देखो कॉमन नेम इसका सिल्वर है, लेकिन लैटिन नेम अर्जेंटिनम है। इसका पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका कॉमन नेम है, लैटिन नेम या जो जिसके पे क्यूप्रम है, इसलिए सी उसका सिंबल है। इसका गोल्ड कहते हैं ना, लेकिन लैटिन नेम ऑरम है, इसलिए इसका सिंबल Au है। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम में होता है, इसलिए सिंबल Al होता है। इसको वोल्फ्रेम होता है, इसमें W होता है, लेकिन कहते हैं कॉमन होता है टंगस्टन। बिजली में जो 10 रुपये का जो बल्ब लेते हो ना, है ना, उसमें जो फिलामेंट रहता है टंगस्टन का ही रहता है। नहीं देखो फिलामेंट ऐसा रहता है जो जलता है बल्ब में, तो टंगस्टन का ही रहता है। टंगस्टन में खास बोले इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी के कारण वो गर्म होकर ग्लो होना चालू होता है, चमकना चालू हो जाता है। और चमकने के बाद येलो लाइट प्रोड्यूस करता है, और इसी येलो लाइट के कारण जो जगह है प्रकाशमान हो जाता है। इसका हाइड्रोगायरम मरकरी हो गया। तो सिल्वर इसमें भी मैंने हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में दोनों सेम ही है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, मरकरी इज द पुअर कंडक्टर, ठीक है। और उसमें सबसे कम पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का लेड, है ना। लेड को Pb सिंबल होता है, उसका भी प्लम्बम होता है। ये सब जानकारी रहना चाहिए। लेकिन तुमको बताया थे, है ना, हम लोग तार के लिए ज़्यादातर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करते। सिल्वर का है कि महंगा है, कॉपर उससे चीपर है और उससे ज़्यादा थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। और अगला पॉइंट देखो, मेटल ऑफ सोनरस। सोनरस, SONOROUS, सोनरस। देखो that is, देखो ना हम लिखा देते हैं, what are sonorous? That is, if any metal is beaten, then it produce a
that produce a sound. है ना, टन ऐसा करेगा, जोर मारोगे टन, एक स्पेशल काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड की जगह स्पेशल काइंड ऑफ साउंड लिख दो, है ना, स्पेशल काइंड ऑफ साउंड, इसलिए मेटल सोनरस। और देखो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी BELL बेल, WELL मैंने बेल मैंने कुआं हो जाता है, BELL मैंने घंटी होता है। स्कूल बेल इज मेड अप ऑफ मेटल्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी स्कूल बेल, स्कूल में जो घंटी रहती है, स्कूल बेल इज मेड बाय मेटल्स। अगला पॉइंट लिखो, मेटल हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी का तो रीजन तुमको यही पूछ देगा, ये सॉलिड होता है, सॉलिड में कॉम्पैक्ट होता है, मेटल इसके पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं, क्लोजर होने के कारण इसका वजन ज़्यादा होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हाई डेंसिटी होता है ना। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। एक्सेप्शन लिख दो, एक्सेप्शन इसका अपवाद भी है, मैंने मेटल्स में आते हुए भी कहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम are metals but they have low density. Lithium, sodium, potassium are metals but they have low density. अगला पॉइंट में metals, most of the metals have high tensile strength. Most of the metals have high tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ समझते हो? देखो इधर, इसको समझते हो टेंसाइल स्ट्रेंथ? नहीं, देखो ये पंखा देख रहे हो क्या? पंखा दिख रहा है ना? पंखा किस में टंगा हुआ है? लोहा का एक रॉड है ऐसे और टेढ़ा, तो लोहा का ही है ना। अगर उसमें लकड़ी का ऑप्शन बना देते क्या होगा? पंखा चलते थे कब तुम पे गिर जाएगा आपको पता नहीं। टेंसाइल स्ट्रेंथ में किसी में कोई चीज़ अगर होल्ड कर दे, लटका दे, तो उसको बियरिंग करने का कैपेसिटी है ना, किसी भी वेट को होल्ड करने का कैपेसिटी, उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो तुम मेटल में का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, देखो रस्सी में भी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कुछ में, जैसे नाम सुना ना नायलॉन, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। पैराशूट में बनाया जाता है इसका, वैसे नायलॉन का बनाया जाता है ना, लोहा बनाना तो ज़्यादा भारी हो जाएगा, इसलिए नायलॉन को बनाया जाता है। रस्सी टाइप होता है, लेकिन तुम लटक जाओ गिरे टूटेगा नहीं, समझे ना। बहुत सारा रस्सी भी होता है जिसमें, है ना, रस्सी इतना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि कितनों गाड़ी तक को खींच लेता है, कितनों लटका दोगे तो गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो किसी चीज़ में कोई लटक गया, समझने के लिए तुम बता रहे हैं, लटक गया या किसी जो ग्रेविटी के अगेंस्ट को पकड़े हुए है, तो बिना उसको उसको सह ले, बियर कर ले, टूटे नहीं, इसकी क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? तो मेटल में जनरली टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है ना, है? हाँ, ये सब में तो नहीं होता होगा, लेकिन जनरली ये है। लिखो मेटल हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ लिख रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जाना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय व्हिच they can bear a load, by which they can bear a load, BEAR, bear a load without breaking. They can bear a load, bear में सहना होता है, bear load without breaking। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी iron is used to in the construction of iron is used in the construction of bridges, buildings, vehicles, etc.
व्हीकल CTC। और लास्ट प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो, जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड, generally all metals are solid at room temperature, generally all metals are solid at room temperature, room temperature। एक्सेप्शन में लिख लो मरकरी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। इसमें लिखो जनरली नॉन मेटल्स हैव, जनरली नॉन मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी, metals have the property, comma, opposite to metals, opposite to metals, metals के उल्टा प्रॉपर्टी होता है। पहले लिखो नॉन मेटल्स डू नॉट possess any luster, नॉन मेटल्स डू नॉट possess any luster, नॉन मेटल्स डू नॉट possess any luster। इसमें लिखो एक्सेप्शन आयोडीन, आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन उसमें लस्टर पाया जाता है, चमकता है, वो चमक होती है आयोडीन में, है ना। दूसरा लिखो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटिल, सॉफ्ट मैंने मुलायम, ब्रिटिल मैंने भंगूर, भंगूर मतलब कि थोड़ा सा भी सॉफ्ट लगे ना, चोट लगे ना तो टूट जाए, उसे कहते हैं ब्रिटिल, भंगूर, सॉफ्ट एंड मुलायम, दबाए तो थोड़ा सा दब जाए, कंप्रेसिबल, दबा जा सकता है, सॉफ्ट मुलायम। तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटिल। तीसरा नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। चौथा मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन लिखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक्सेप्शन है, दोनों नॉन मेटल है, डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों कार्बन है, क्या है, डायमंड ग्रेफाइट दोनों क्या है, कार्बन है, कार्बन एक नॉन मेटल्स है ना, लेकिन कार्बन का एक ग्रेफाइट जो पेंसिल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, है ना, तो ग्रेफाइट का बना होता है, तो ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, और हीट जो है ग्रेफाइट जो है हीट का बैड कंडक्टर होता है, समझ ना। गुड कंडक्टर मतलब सुचालक, बैड कंडक्टर मतलब कुचालक या अचालक। देखो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। अगला नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटीज, इसका आगे लिखो
Non-metals have low densities. अगला non-metals have low tensile strength. ये सब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या चीज़ है समझा चुके हैं ना, सब उसका उल्टा होता है जो मेटल में लिखा है जस्ट अपोजिट। और अगला पॉइंट लिखो, non-metals are solid, liquid and gas. Non-metals may be करो, non-metals may be solid, liquid and gas at room temperature. Non-metals are solid, non-metals may be solid, liquid or gas at room temperature. एग्जाम्पल लिखो, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन are solid nonmetals. Bromine is a liquid nonmetal. While while hydrogen, oxygen, nitrogen and chlorine are gaseous nonmetal. Gaseous nonmetals. अगर टॉपिक इसमें दिया है कि हाउ यू डिस्टिंग्विश मेटल्स एंड नॉनमेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने कोई तुमको दो सब्सटेंस दे दिया जाए मेटल नॉनमेटल्स को पता कैसे लगाओगे, दोनों में अंतर कैसे पता कर पाओगे, चेक कैसे कर पाओगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो देखो मेटल का जो ऑक्साइड होते हैं ना, जब मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा ऑक्साइड बनाएगा। तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर मतलब उसका टेस्ट बिटर होगा, बिटर होगा, पानी में डिजॉल्व कर दोगे तो बेस का फॉर्मेशन करेगा, है ना। बेस के बता दिए थे एसिड बेस साल्ट में बेस का प्रॉपर्टीज, है ना, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, पता है सब बिटर टेस्ट होता है। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर का होता है ना, तो उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कर देंगे। अगर उसका ऑक्साइड बेसिक नेचर का हुआ तो जो सब्सटेंस दिया गया था वो तुम्हारा मेटल है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाए और उस ऑक्साइड को पानी में मिलाओ तो एसिड बन जाएगा और ब्लू लिटमस पेपर को कैसा करेगा रेड। तो जब किसी का ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर का हो समझ लेना कि जो मेटल दिया गया था वो कैसा है, क्या था, नॉन मेटल था। तो मेटल का ऑक्साइड बेसिक के नेचर होते हैं और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक के नेचर होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो एकदम दिमाग में डालो। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर का होता है, लिखाता हूँ आगे। और मेटल का ऑक्साइड बेसिक के नेचर होता है। अच्छा, कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं उसका ऑक्साइड दोनों नेचर का होता है ना, तो ऑक्साइड दो नेचर का होता है। वैसे ऑक्साइड वो जो ऑक्साइड हुआ जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जिसमें जिंक का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आएगा, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स का ऑक्साइड बेसिक के नेचर होंगे एंड मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर होंगे। एसिडिक कैरेक्टर जैसे ही ऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो बेस एसिड बना देगा, है ना, और मेटल का ऑक्साइड जो है बेस का फॉर्मेशन करेगा। बेस मतलब जानते हो ना, लास्ट में OH लगा रहता है, KOH, MgOH, COH पड़ेगा ना, ये सब OH लगा हुआ है तो बेस कैरेक्टर बेस है वो। और एसिड मतलब HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, HCl, H3PO4, है ना, H2CO3, ये सब तुम्हारा क्या है, एसिड है। ठीक है, लिखो आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला लिखो metals have low ionization energy. Metals have low ionization energy.
आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी देखो ध्यान रखो, मैं बार बार कई बार बताया हूँ, फिर भी देख लो, है ना। वेक्टर लॉ, देखो ये सोडियम है, सोडियम है ना, ये सोडियम एटम है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कल भी बताया था 11 होता है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या हो गया, 2 8 1 होगा। और तुम 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो यह स्टेबल रहता है। और स्टेबल होने के लिए कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, है ना, लिथियम हो गया। इस सब के लास्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है। लेकिन तो उसको ये डुप्लेट प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं, डुप्लेट प्रॉपर्टी। कि अगर किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो स्टेबल होता है। स्टेबल होने का मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करता है, एटमॉस्फेयर में आसानी से एडजस्ट करता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव और फॉलो ऑक्टेट प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी, ऑक्टेट प्रॉपर्टी, ऑक्टेट रूल, ठीक है। इसके लिए लास्ट ऑर्बिट में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी वो स्टेबल होगा, है ना, समझे ना। जैसे देखो लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है, तो यह स्टेबल है ना। तो इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो एक ही किसी को दे देगा या तो 7 किसी से लेगा, ठीक है, तभी ना होगा पॉसिबल। तो 7 को मांगने से बढ़िया को दे देना है, काहे कि तुम मांगे जाओ है किसी को तो दोनों में एनर्जी लगता है। तुम जिंदगी में भी देखो, किसी से पैसा मांगो या किसी का पैसा दो, दोनों में एनर्जी लगता है। तुमको लगता होगा पैसा देने में एनर्जी नहीं लगता है, लगता है कि नहीं लगता है, टेल मी। जैसे हम तुमसे 5,000 रुपये मांगेंगे, तुम्हारे पास 5,000 रुपया पक्का पॉकेट में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी अंदर से एक मनवा करेगा कि नहीं देंगे, दूसरा कहेगा काला दे देंगे, इससे हमको देने से क्या फायदा हो जाएगा। तो बहुत से अंदर सोच विचार करोगे, फिर लगेगा नहीं मेरे सर हैं, पढ़ाए हैं हमको, गुरु है, और क्या क्या हमारा फर्ज बनता है कि सर को मुश्किल वक्त में हेल्प करें, तो दे देना। फिर उसके बाद देने के बाद भी लगेगा सर देंगे कैसा, कहना। मैंने ये सब विचार तुम्हारे मन में, देने में भी पैसा एनर्जी लगती है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही तुम निकाला दे दिया, अब मांगने में तो पूरा एनर्जी भी लगेगा, सर दे दीजिए सर, अरे हमसे मांगना होता है सर, बहुत काम है सर, मैंने बहुत जाके बोलोगे तब जाके तुमको मिलेगा। तो तुमको लगता होगा कि, है ना, दोनों में एनर्जी लगता है, गेन करना या तो लूज करना, दोनों में। जैसे तुम्हारे परिवार में कोई आदमी हो, अगर लूज कर गया उसमें भी एनर्जी लगता है, गेन करना उसमें भी एनर्जी लगता है, नहीं लगता है ना। एनर्जी से पैसे समझो, जैसे कोई आदमी किसी परिवार में कोई चला गया तो उसको भी श्राद्ध कार्यक्रम करना है, पूरे आदमी को खिलाना है, उसमें भी पैसा लगता है। और नया आदमी आया तो ऑपरेशन से उसको डिलीवरी करने में पैसा लगता है, तो हर चीज़ में। इसलिए एक को देने से एक इसको 7 चाहिए, या तो एक दे देगा, तो ज़्यादा आसान कौन पड़ता है, कोई भी आसान तो काम करता है, कोई भी आदमी देखना आसान का ही काम करेगा, जो आसान होगा। तुमको भी जो काम तुमको दे दे, ये काम करना है कि ये काम करना है, तो देखना दोनों में फायदा कौन है, वही काम करोगे तुम, करोगे ना। तो जैसे कि अभी देखो कुछ लोग हैं, उसके बाद 2 ऑप्शन थे, या तो कोचिंग जाए या तो घर जाए, है कि नहीं। तो आज उसको लगा कि घर जाना ज़्यादा आसान है, तो घर चला गया, ऐसे में। तो हर काम में आसान आदमी देखता है, तो इसका आसान है एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना, लूज कर देना। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो लास्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, अब ये स्टेबल हो गया। तो Na क्या हो गया, यहाँ से Na एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये बन जाएगा प्लस। देने वाला पॉजिटिव होता है, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, और लेने वाला नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, तो ये सोडियम एटम है, ये क्या है, ये हम बहुत बार समझाए हैं, और उम्मीद है कि तब तो याद हो गया होगा। और ये सोडियम एटम है, ये सोडियम आयन है, ठीक है, सोडियम आयन है। तो एटम से जो आयन बना, आयन कैसे बनेगा, कोई भी एटम आयन कब बनता है, कोई भी कंपाउंड जो भी है आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का 17 होता है, 2 8 और 7। तो लेकिन इसके इस 7 को देने से बढ़िया है कि वो किसी से ले लेगा, तो प्रोटीन माइनस बन जाएगा, लेने वाला माइनस, तो ये हो जाएगा फिर प्रोटीन 2 8 8 हो जाएगा। तो ये क्या कैसे बनेगा, ये प्रोटीन Cl माइनस प्लस ई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें ना। ये प्रोटीन जो माइनस जब कब हुआ तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया,
तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक क्या किया, लूज कर दिया और एक गेन किया। तो अब तुमको दोनों केस में ये आयन बना, एटम से आयन बनने की में जो एनर्जी लगता है उस एनर्जी को क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया? और कोई भी आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो मेटल के पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना। तुमको बताए थे भी, इसके लास्ट में कितना होता है, 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। किसी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर करने में अगर लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है उसी को मेटल कहते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो लूज करने में कम ताकत लगेगी, इसलिए इसके पास लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। समझ गए समझने में? अगर मीडियम बीच में रहे तो उतना ही देना, उतना ही देना। हाँ, तब तो फिर बराबर लग जाएगा ना, है ना। या तो इसलिए कार्बन जानते हो ना, किसी को 4 को आसानी से ले भी सकता है, दे भी सकता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो है इस एटमॉस्फेयर में कार्बन के होते हैं, है ना, दोनों कर सकता है। लिखो मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी लिखित है तो दोनों एग्जांपल बता लेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी पर लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electrons from the valence shell. Remove the electrons from the valence shell. Required to remove माने हटाना, REMOV, remove the electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. Isolated gaseous atom so as to convert into positive ion. Gaseous atom so as to convert into positive ion. तो अगले क्लास में बताएंगे अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मैं बताया था मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो इसके अगले क्लास में बताएंगे। और अब जितने भी मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर होते हैं, बेसिक नेचर का होते हैं, क्यों होते हैं समझा दिया, अगले में बता देंगे। लेकिन बहुत सारे जो ऑक्सीजन से रिएक्शन ऐसे ही नहीं कर लेगा, कोई एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर भी कर लेता है, लेकिन उसको गर्म करना पड़ता है, उसको मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, सबके लिए कंडीशंस अलग अलग है। लेकिन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा।